चलिए अब रुख करते हैं प्रकाश दीवान का और उनसे जानते हैं क्या इस समय मार्केट में बाय या सेल कर रहे हैं। और प्रकाश, गुड आफ्टरनून। शुरुआत तो करेंगे आज का, मेरे ख्याल से पहला ऑब्वियस क्वेश्चन यही होगा पीएसयू बैंकों पर। आज का सेक्टर ऑफ द डे, इंडेक्स 4% ऊपर। आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर और कौन से स्टॉक्स यहाँ से भी पसंद हैं आपको? गुड आफ्टरनून अनुज। सो यस, ये आपने सही पकड़ा भी था। कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले, जब आपने एक दो बार कहा कि जो सेक्टर रोटेशन के हिसाब से नंबर आ रहा है वो पीएसयू बैंक्स का होगा। और ये ट्रिगर हुआ था जो आईसीआरआर जब घटाने का योजना का ऐलान हुआ और ये समझ आई कि इन बैंकों को जो लिक्विडिटी का इशू हो सकता था क्रेडिट ग्रोथ के सामने, वो एक एक जो ऑब्स्टेकल था, एक एक जो सामने अंकुश था, वो निकल गया। इंटरेस्टिंगली, जिस प्रकार की ग्रोथ हम कैपिटल गुड्स में, इंडस्ट्रियल्स में देख रहे हैं और एक एक क्षमता विस्तारण का जो वापस विस्तार करने का जो एक वापस दौर शुरू हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, उससे ये साफ जाहिर है कि ये परकोलेट होते हुए एकदम एमएसएमई सेगमेंट तक भी जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और ऐलान कर रही है, बहुत से क्षेत्रों में छोटी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है बैंकों को एक एक फेवरेबल सेटअप यहाँ दिखेगा कि लिक्विडिटी, आपको डिपॉजिट हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से रेट भी अच्छे एफडीज के और सब, तो वो आता रहेगा और उसके सामने डिप्लॉयमेंट भी अब अच्छा खासा बना रहेगा। बढ़ेगा नहीं, शायद हो सकता है, तो आई वुड डू दैट। पब्लिक सेक्टर बैंक में अनुज थोड़ा सा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। आपको याद होगा, हमने बात की थी आजादी के पर्व पे, जब कुछ स्टॉक्स की बात की थी पोर्टफोलियो में लाने के लिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैंने बात की थी, 40-42 रुपए के करीब था। आज उसमें भी एक 25% का आ गया 15 अगस्त के बाद से। आप देखिए तो एक री रेटिंग का दौर है, तो थोड़ा सा बहुत जल्दी चले हैं स्टॉक्स, तो इसलिए कुछ स्टॉक्स में तो मैं वेट करूंगा नई बाइंग करने के लिए। लेकिन जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो दिग्गज है, उसमें से एचडीएफसी बैंक, मुझे लगता है अगर आप देखें तो वहां बहुत दिक्कतें हैं, इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं। पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो बैंक अपने आप को उसमें डाल सके और पार कर सके। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में फोकस करना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में अच्छी बैंक्स हैं, नो डाउट, बट कुछ रनअप थोड़ा सा शार्प होने की वजह से आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। बट एचडीएफसी बैंक में कोई खास बढ़त आएगी और वो अच्छा खासा यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट दे रही है। तो 1630 1635 के आसपास अगर आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी रिवॉर्ड करेगा और एक टैक्टिकल शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आपको इसमें थोड़ा सा वो एक पॉपअप दिख सकता है जो ट्रेडर्स के लिए काफी बढ़ सकता है। ओके, चलिए ये बात हो गई पीएसयू बैंकों की। इसके अलावा और आपकी इस समय फिर सेक्टोरल बेट, टॉप सेक्टोरल बेट क्या होगी प्रकाश? जी अनुज, दो चीजों में मुझे दिख रहा है एक इम्प्रूवमेंट का दौर जो आपको अर्निंग्स तक पर्कोलेट होता हुआ दिख रहा है। एक है कंजम्पशन वाली थीम, और कंजम्पशन वाली थीम में मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट द रेगुलर आपके कोलगेट पामोलिव एचयूएल डाबर वाली चीजें सिर्फ चल रही है। थोड़ी सी फेस्टिवल सीजन के आते आते जो एक पेंटअप डिमांड है, पेंटअप स्पेंडिंग है, उसका एक दौर शुरू होगा। तो थोड़े से बड़े वैल्यू के गुड्स देखिए, या लोग जिसके लिए वेट करते हैं, प्लान करते हैं, तो एक वो रहेगा। उसमें ज्वेलरी भी आ जाएगी, उसमें हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी, व्हाइट गुड्स भी, काफी चीजों का समावेश है जो अभी तक नहीं चले। तो एक तो वो पॉकेट मेरे को लगता है थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है। दूसरा, जो ऑटो एंसिलरीज का कारोबार जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां वो दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करते हैं, और अभी एक वहां के यूनियंस की वजह से, यूनियंस की स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा एक झटका सा लगा है। पर वो बहुत ज्यादा अगर नहीं चलती स्ट्राइक, यूएडब्ल्यू की जो स्ट्राइक है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और सॉफ्टनेस की वजह से उसमें आपको बहुत बड़ी तेज एक रफ्तार मिलेगी। क्योंकि स्ट्राइक भी इस वजह से हुई है कि कारोबार बढ़ाने के लिए वर्कर्स आके कह रहे हैं कि हमको तो कोविड से पहले आपने जो इंक्रीमेंट्स दिए थे या जो वेजेस दी थी, वो वापस उसके ऊपर कुछ करिए, ये 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। सो माई सेंसेस, वहां पे कोई रिवाइवल दिख रहा है, प्रोडक्शन के वापस आंकड़े आपको सुधरते दिखेंगे नॉर्थ अमेरिका में। और उसमें से कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक आपकी सोना बीएलडब्ल्यू हो गई, कुछ अमेरिकन कंपनीज में भारत फोर्ज के भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, यूनिपार्ट्स करके एक एंसिलरी कंपनी। सो इस टाइप की जो फोकस्ड एंसिलरी कंपनीज हैं, उसमें अगर आप जिनके 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 पास वो ताकत है कि उनको कोई धकेल के किसी और को जल्दी ला नहीं सकता है, जिसको हम प्राइसिंग पावर कहते हैं या स्ट्रेंथ कहते हैं, एंट्री बैरियर जहां पे ज्यादा बन चुका है,
उन कंपनीज में आपको एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है, ज्यादा डिस्कस नहीं होता क्योंकि एक्सपोर्ट्स के बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि डोमेस्टिकली इतनी अच्छी चीजें हो रही है। बट यू कुड प्रोबब्ली लुक एंड एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर हम इन कईयों में इन कंपनीज में से मेरा पर्सनल लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी निवेश है। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। पावर कंपनियों पर अब आजकल आपकी क्या धारणा बन रही, क्योंकि एक तरफा खरीदारी देखने को मिली है, फिर मंगलवार को पिछले हफ्ते जो क्रैक देखने को मिला, लगा था कि शायद हो गया, अब उसके बाद एक और रन अप देखने को मिला है। और पावर में फिर किस तरह के प्लेस, क्या ये लार्जली पीएसयू ड्रिवन ट्रेड ही रहेगा या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी शायद निजी कंपनियों के लिए भी है? नो बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अर्षद। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का तो हम कंट्रीब्यूशन पहले भी अच्छी तरह समझ सके, सराहाया गया, सब कुछ है, बट पीएसयूज को हमेशा इग्नोर किया जाता था कि पीएसयूज में कोई चेंज नहीं आ पाता। लेकिन जो एनटीपीसी ने, कोल इंडिया ने, बीएचईएल ने जो करके दिखाया है, उससे एक नई ऊर्जा, नई एक कॉन्फिडेंस ये आया है ना कि ये कंपनीज भी चाहे तो अपने आप को तब्दील कर सकती है, बड़े अलग तरीके से हुलिया बदल सकती है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो आई फील कि ये कंपनीज में तो होगा। आपको याद हो, हमने एक आध शो में डिस्कस भी किया था कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन करके एकदम मतलब एक ठंडी स्लीपी सी कंपनी मानी जाती थी, कुछ होता नहीं था। अब वो एनएलसी को भी देखिए तो आप वो 90 से 135-30 जो भी है आज, वो बड़ी कम अवधि में हुआ है क्योंकि वो री रेटिंग हुई है। तो ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे ऑलरेडी एसेट्स है, बहुत लो वैल्यू पे बुक्स पे है और जिनकी क्षमता इतनी बढ़ सकती है इनको यूज करके या थोड़ा इंक्रीमेंटल कैपेक्स करके, तो वहां होगा कि हम पावर की डिमांड के ऊपर तो कोई संदेह नहीं है कि ये तो बढ़ती रहेगी या काफी ऊपर के लेवल्स पे रहेगी। निजी कंपनियों में जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, जो सारी वैल्यू चेन है पावर की, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल वायर्स हो गए, स्विचेस हो गए, पैनल्स हो गए, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अब फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑर्डर तो आप बड़ी कंपनी उसके सुनते हैं, लेकिन उसके बाद वो नीचे ऑर्डर देने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी जाना पड़ता है, सब वेंडर से लेना पड़ता है। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज आपको वो दिखेगा। बट अगर बड़ी कंपनीज में जिसका बहुत बढ़िया जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, रिन्यूएबल्स, इन सब पे अगर फोकस है तो एक ही कंपनी है वो, और वो है टाटा पावर। ओके, सो अगर आप चाहें कि मैं चारों पहलू पे वो पार्टिसिपेट कर सकूं पावर क्षेत्र में, तो एक आपको बहुत बढ़िया एक मौका मिलता है। और सम ऑफ 5 बेसिस पे भी वैल्यूएशन पे अभी ऑफ कोर्स हाल में थोड़ा सा स्टॉक चलना शुरू हुआ है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफी गुंजाइश बन सकती। ओके, प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका एक दो कॉल्स जो हिस्टोरिकली एग्री स्पेस में इरिगेशन में बहुत अच्छी रही हैं, उसमें मुझे शक्ति पंप से याद आता है। 60 का 8 साल में 900 तो हो गया। एग्री स्पेस में और कोई चीज़ या फिर इरिगेशन में कोई और स्टॉक जो आपको याद आता हो? वीरू, देखिए इस स्पेस में जो चेंज आ रहा है वो इनपुट साइड पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और इन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा गौर करने लगे। बट जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइप्स और स्प्रिंकलर्स और ये वाला स्पेस, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी मार्केट लीडर आपको इतनी क्लियरली दिखता नहीं है। और जैन इरिगेशन जो एक टर्न अराउंड केस माना जा रहा है, उसमें ऑलरेडी इतनी, और हम लोग ने ज्यादा इस पे बात करने का मौका हमको इसलिए नहीं लगा कि वो जो चेंजेस आए वो बहुत ही जल्दी आए हैं। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने भी 30 रुपए से 60 रुपए का जो लक्ष्य हासिल किया, बहुत कम अवधि में किया है। सो ये इस टाइप के आपको टर्न अराउंड केसेस देखेंगे। बट टिलर्स करके जो सेगमेंट है, टिलर्स मतलब मैं ट्रैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं टिलर्स की बात कर रहा हूँ। मैकेनाइजेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, फिजिकल लेबर की जो है तकलीफें देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी टिलर कंपनी, और कई कंपनी इसमें बहुत अच्छी हैं, जो साउथ की एक वीएसटी टिलर करके जो कंपनी आज ऑफकोर्स ये सारी स्पेस में थोड़ी एक रौनक छाई हुई है क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि मॉनसून ठीक ठाक अगर आ गया तो वापस एक होगा। बट मैं ये 5 साल 7 साल के व्यू से बोल रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। सो कई कंपनीज हैं जो इस स्पेस में, अनलिस्टेड स्पेस में से हुस्कर्ना करके कंपनी है जो बजाज के साथ भी टायर, जिनका बाइक्स पे वो टिलर्स बनाते हैं, उनके इतने सारे डेपो खुले हुए हैं, सेल्स हो रही है। तो ये स्पेस में आपको वो मिलेगा। पाइप स्प्रिंकलर्स में थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी है, कोई इस टाइप की फिनोलेक्स के अलावा कोई इंडस्ट्री, इस टाइप की कंपनीज नहीं है जिन्होंने इसको अपने उसमें किया है। बट आई थिंक वो स्पेस भी आपको देखनी चाहिए।
वहां भी इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं आई है कि ये 2-3 कंपनी में बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। टिलर्स एंड एज आई सेड अर्लियर, जैन इरिगेशन जैसी कंपनी जिनमें टर्न अराउंड है वहां पे, बट जैन इरिगेशन की चाल इतनी स्टार्प रही है वीरू कि थोड़ा सा आपको चार्ट्स पे भी समझ आएगा कि इसमें थोड़ा सा अभी वो संभलने की जरूरत है कि आगे चल के चाल इस प्रकार की ना हो, तो उम्मीद थोड़ी सी आपको कम रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। ओके, ठीक है, चलिए ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर प्रकाश का व्यू। एक स्टॉक लेकर आई जरा, इंडिया बुल्स हाउसिंग। इंट्राडे में एकदम से स्टॉक में देखिए क्या सर्ज आया, 5% का मूव यहाँ पर। हालांकि बाय द वे ध्यान रखिए, फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एकदम से उसमें काफ़ी मूव आया डाउनवर्ड साइड पर 20,412, और वही मूव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। उसकी वजह से अब हम 46,000 के काफ़ी आसपास। प्रकाश, दो स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। एक तो डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर क्या करें, खासतौर से BEL जैसे स्टॉक्स में, और दूसरा ये पूरी पॉकेट PFC REC वाली, यहाँ पर भी बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, यहाँ पर क्या करें? तो लेट्स टेक PFC REC क्योंकि पावर से रिलेटेड है और पावर फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें मुझे लगता है कि इनका एक्सपेंशन जिस प्रकार से हो रहा है, जो क्वालिटेटिव एक्सपेंशन हो रहा है, अभी भी आपको मार्केट से अच्छी ग्रोथ रेट इसमें मिल सकती है, क्योंकि एक अश्योर्ड बिजनेस था इसमें। ऑफकोर्स पहले वैल्यूएशंस बहुत ही सॉफ्ट थे अनुज, अब तेज होने की वजह से आपको ये लगने लगा है कि कहीं ये हम ओवर पे तो नहीं कर रहे, इसके लिए ज्यादा पैसे तो नहीं, लागत नहीं दे रहे। बट इन दोनों कंपनीज को आप ऐसा पेयर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से कभी एक चलता है कभी दूसरा चलता है, पर आगे चल के लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनकी ग्रोथ रेट कायम हो सकती है। इसमें इंटरेस्टिंगली जो हो रहा है, जो रिन्यूएबल स्पेस में एक्सपेंशन हो रहा था, उसके साथ साथ अब थर्मल एनर्जी पे भी बहुत कुछ हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आप इनको रख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड भी पहले तो अच्छी हुआ करती थी, अब महंगे होने की वजह से, बट डिविडेंड एटलीस्ट आता है आपको रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही है। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर क्वाइट कंपेलिंगली गुड, मतलब इन द सेंस आप रखेंगे तो कोई आपको ड्रॉडाउन में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कोई की गिरावट एकदम मोटी आ जाए कि आप चिंतित हो जाए। बट पोर्टफोलियो स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। हम लोग की पसंद नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में इसलिए रहती है कि वो बिजनेस हम लोग को थोड़े से समझ आ जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी वैसी इस स्पेस में कोई इस टाइप के दिख नहीं रहे, सो आई वुड लुक एट ओनली लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको लिया जा सकता। ओके, चलिए ठीक है। प्रकाश, IT में कोई स्टॉक, एक्चुअली IT तो हमने कई बार डिस्कस किया, मैं एक और स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आप कवर करते हैं। जी एंटरटेनमेंट में अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी जो मामला था NCLT वाला, वो NCLAT में चला गया, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था, वो सबने एज्यूम कर लिया था कि वो क्लियर हो गया, और अभी वो SAT वाला मामला भी फंसा हुआ है। कोई व्यू यहाँ पर? व्यू पॉजिटिव है। देखिए हो क्या रहा है कि जी में टर्न अराउंड जब आएगा तो ये कैचअप बहुत जल्दी करेगा, मतलब उसके फेयर वैल्यूएशन मान लीजिए अगर आप लगाते हैं कि कुछ अटकल ये लग रही है कि जो सोनी के साथ मर्ज होने के बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसका मोनेटाइजेशन का पोटेंशियल देखते हुए 350, 330, 350 की जोन तो फेयर मिनिमम होनी चाहिए। अब वो ये हुआ है कि 300 से जो नीचे आता है, तो आप देखिए एक चीज, नीचे कभी भी जब भी ये कोई खराब न्यूज फ्लो के बेसिस पे आता है तो इससे बाइंग आ जाती है। और वो बाइंग क्यों आती है? क्योंकि अब फ्लोटिंग स्टॉक धीरे धीरे बहुत कम है, जिन लोगों को पेशेंस खत्म होनी वो लोग निकल जाते हैं, और जिनको पता है कि ये बिजनेस जब मर्ज होके साथ में होके जब बड़ा होके बनेगा तो इसकी वैल्यूएशन या इसकी ग्रोथ रेट जो है वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट रहेगा, और उसको कैप्चर करने के लिए आपको पकड़ना पड़ता है। यू कैन नेवर गेट द बॉटम, और आप परफेक्ट टाइमिंग भी नहीं कर सकते। आपने आज लिया, अगले हफ्ते से चलना शुरू हो गया। बट मुझे लगता है इसके अंदर वैल्यू है। कंटेंट लाइब्रेरी को देखिए, सोनी की अपनी खुद की स्ट्रेंथ है। सो ये फाइनली इतनी चीजों से जूझ के यहाँ पहुंचा है, इस मुकाम पे पहुंचा है। एक दो और रुकावटें आ सकती है, हो सकता है, लेकिन कोई इसमें टेक्निकली कोई मर्ज होने के बाद कोई इश्यूज हो कि मैच ना हो, कंपैटिबल ना हो, एक दूसरे से मेल नहीं बनता, वैसी चीजें नहीं है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइमिंग अनुज, बट आई फील ये वैल्यू डिराइव करेगा। और आपने नेटवर्क 18 और कोई और मीडिया कंपनीज का स्ट्रेंथ देखी है कि प्राइसिंग पावर वापस आ गई है, और अभी तो कंजम्पशन का दौर शुरू नहीं हुआ। फेस्टिव सीजन अगर ठीक ठाक आता है, सेट होता है, इलेक्शन अगले साल है, तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू तो यहाँ से एटलीस्ट 20-25% बढ़ ही सकती है। और हमने कई बयान सुने हैं मैनेजमेंट के इस क्षेत्र के, तो
उसको कैप्चर करें आप, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, जो ओटीटी और डिजिटल का श्रेय है, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है जी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड, बट डिसअपॉइंटमेंट लोगों को यही रही है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर छोड़ना नहीं चाहते, और रेगुलेटरी इश्यूज या लीगल इश्यूज जो है उसकी वजह से रुकावटें इतनी आ जाती। सो पेशेंस टेस्ट करेगा, बट इट विल डिलीवर। टाटा स्टील पर प्रकाश, आपकी क्या कॉल रहेगी, क्योंकि ये पोर्ट टालबोट वाला मसला जो सुलझ रहा है, जहां पर यूके की गवर्नमेंट इनको करीब 500 मिलियन पाउंड का ग्रांट दे रही है, इनका अतिरिक्त कुछ और निवेश होगा। अब कंपनी का इरादा यही है कि यूके में जो लॉसेस थे उसकी भरपाई अब यहाँ से आगे होती हुई दिखाई देगी, ये जो नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ये सेटअप करेंगे उसके बाद। क्या ये स्टॉक में फैक्टर इन हो चुका है, या फिर आगे कुछ और आपको लग रहा है पोटेंशियल तेजी का बनेगा? नहीं अर्चना, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ये जो भाव आपने देखा है, और आपको मुझे याद नहीं है कौन शो में आप लोग के साथ किसके साथ ये डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, मुझे यार वीरू शायद शो पे थे, मैंने कहा था स्टील कंपनीज में चाइना के रिवाइवल पे कोई प्रोडक्शन में बढ़ोतरी ना होने की वजह से हमारी कंपनीज के पास बहुत क्षमता है जो इस गैप को फिल कर सकती है, खास करके यूरोप के मार्केट में। चाइना यूरोप पहुंच नहीं पा रहा फॉर वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस। तो ये 105 के करीब था उस टाइम टाटा स्टील। अब जो आया है ये इसके खुद की इंडिया बिजनेस की स्ट्रेंथ पे लार्जली आया है, जहां पे डीलेवरेजिंग की पूरी आपको पूरा असर दिख रहा है पॉजिटिवली। और अगले साल के 2024 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी बड़ी स्केल की कंपनी प्रॉफिटेबल कितनी जल्दी होने के बाद, ये डेट रिडक्शन के बाद कैसी हो जाती। तो हुलिया जो बदला है, ये जो न्यूज आई है बहुत आपको पॉजिटिव इसलिए बताऊं कि जो कॉर्बी में यूके में लंदन से नॉर्थ में करीब 100 माइल दूर एक गांव है, एक टाउन है जहां पे इनका यूनिट है, और ऑफ कोर्स पोर्ट टालबर्ट, ये दोनों प्लांट बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही पुराने, मतलब इनको रिवाइव करके भी आपको प्रॉफिटेबल होने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो पैकेज आया है ये इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएगा, एफिशिएंसी की तरफ ले जाएगा, और बाद में जो एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है कि इनके एम्प्लॉयज की कॉस्ट, जो पुरानी सेटलमेंट है जो यूनियन के साथ अभी तक कुछ इस पे समझौता नहीं हुआ है, वो करार हो जाने के बाद, समझौता होने के बाद आपको स्टॉक में री रेटिंग पूरी दिखेगी। लोगों को उम्मीद बन गई है कि यूके गवर्नमेंट पॉजिटिवली डिस्पोज है, इंक्लाइंड है, लेकिन वो एम्प्लॉइज वेजेस का जो वो है समझौता, वो जैसे ही आएगा एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और ये जो कोरस की लेगेसी की वजह से, जो रूम की वजह से आप दबे हुए देख रहे थे टाटा स्टील को, वो पार्ट बैलेंस शीट का क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट पीस है, अच्छा खासा पीस डीलेवरेज हो चुका है बैलेंस शीट में, लेकिन ये थोड़ा सा जो बाकी है ओवरहैंग, ये निकल जाएगा। आई डेफिनेटली फील इट विल गेट री रेटेड। कंपनी की ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ हम बाकी तो सब जानते ही, ग्रुप की व्हाटएवर ये नंबर्स ठीक ठाक है, बट आई फील टाइमिंग वाइज अभी पूरी तरह से इसमें फैक्टर इन नहीं। प्रकाश सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में काफ़ी मूव है, डायग्नोस्टिक में या फिर हॉस्पिटल चेन्स के स्टॉक्स की कैटेगरी में कोई प्रिफर्ड स्टॉक आपका, या फिर इस मूव में डायग्नोस्टिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं क्या? एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है ना कि अब रोज ही कोई एक नई क्षेत्र की उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, लोग ढूंढते हैं कि कहाँ हमको कोई वैल्यू मिलेगी, क्या चीज नहीं चली है। एक्चुअली मैथमेटिकली लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सा सेक्टर नहीं चला है, देखिए उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि बाकी निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा सब अपने 52 वीक हाइस पे आ गए। माई सेंसेस की डायग्नोस्टिक कंपनीज के बिजनेस में कोई तब्दीली नहीं हुई जिसकी वजह से आपको इनको री रेटिंग करने को मिले। इनफैक्ट बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स थोड़ा सा जो गैप हुआ है वो फार्मा लेड रहेगा, हॉस्पिटल्स थोड़े बहुत उसमें है, हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत बढ़ गई है लिस्टेड स्पेस पे, तो आपके पास चॉइस इतनी हो गई कि रोज ही कोई नई लिस्टिंग आती है जो हॉस्पिटल स्टॉक की बिजनेस की है। मुझे लगता है अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स पे फोकस करें, और उसमें से जो चुनिंदा, जो पसंदीदा मेरे जो स्टॉक्स है उसमें नारायण ह्रुदयालय मेरे को हमेशा इसलिए पसंद आया, और कई सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ, उसे बहुत टेस्ट किए पेशेंस, लेकिन अब जो डिलीवरी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है कि आपका रिफ्लेक्शन है कि ये हर एक प्राइस पॉइंट और प्रोडक्ट अपने सॉल्यूशंस के या सर्विस के बलबूते जो एक्सपैंड कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन लेवल्स इंडस्ट्री की बेस्ट हो जाएगी, जो अभी तक हमने देखा नहीं है एक छोटे से हॉस्पिटल में से होते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशनल एडवांटेज और इनके प्राइस पॉइंट एडवांटेज, ये दोनों का जो समावेश जो है, इससे इनको बहुत आगे चल के होगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, आपको मौके लगेंगे लेने के। लोगों ने उम्मीद नहीं की थी 1100 का भाव हो जाएगा इतनी जल्दी, हो चुका है।
प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप ऐड कर सकते हैं, बट इसको फोकस रेडार पे रखेंगे तो बाकी छोटे नए जो छोटे वो लिस्टेड स्टॉक्स आ रहे हैं जिनकी हिस्ट्री अभी बननी बाकी है, उससे बेहतर है कि आप उसमें रहें जिसमें बहुत आपने क्लियरली समझा है कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ओके, चलिए खैर प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और My आपको pleasure. गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी थैंक यू।